हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा कलर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले टर्म में हाइगेंस के नियम से परावर्तन को नियम को प्रूव कर लिया था और हम लोग आज के अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हाइगेंस के नियम से किस प्रकार से अपवर्तन के नियम यानी कि रिफ्रैक्शन को प्रूव किया जा सकता है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने हाइगेंस के नियम से रिफ्लेक्शन को प्रूव किया है, वो जाकर के पिछला वीडियो जरूर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि हाइगेंस के नियम से किस प्रकार से अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। चलिए, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को डेली क्लास की जो अपडेट्स है वो मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस रूल, यानी हाइगेंस के नियम से हम लोग रिफ्रैक्शन की व्याख्या करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं हेडिंग, हम लोग को प्रूव करना है क्या, रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस लॉ, हाइगेंस लॉ, यानी कि हाइगेंस के नियम से, हाइगेंस के लॉ से हम लोग को रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, जैसे मैंने एक मान ली रिफ्रैक्टिव सरफेस यानी कि एक अपवर्तक पृष्ठ, मान लीजिए ये आपकी हो गई एक अपवर्तक पृष्ठ, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस हो गया। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि अपवर्तन में ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है ये दो मीडियम को अलग करती है। जैसे इसके ऊपर का माध्यम मान लीजिए कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल, यानी कि रेयरर मीडियम है। और इसके नीचे का जो मीडियम है वो मैंने मान लिया कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसके नीचे का जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है, सघन। यानी कि मैं ये कहूँगा कि इसके नीचे का मीडियम जो है वो डेंसर है। कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम क्या है, सघन। विरल माध्यम में जो इसके ऊपर वाला माध्यम है विरल माध्यम, इसमें मैंने प्रकाश की चाल मान ली है कितनी, v1। और इसके नीचे जो सघन माध्यम है इसमें मैंने प्रकाश चाल कितनी मान ली है, v2। ठीक है, और जब ये मैंने यहाँ पर प्रकाश की चाल मान ली, अब हम लोग को पता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि v1 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, v2। यानी कि v1 का मान v2 से क्या होगा, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अब अगर हम लोग ध्यान दें इसके आगे, तो यहाँ से एक मान लीजिए कि एक वेव फ्रंट आ रहा है, और जैसे मान लीजिए कि ये रेज़ हैं। ठीक है, ये दो रेज़ कहीं से आ रही हैं, ये दो रेज़ यहाँ पर इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही हैं, आती हैं। और अगर मान लीजिए मुझे खींचना हो इसका, और अगर मान लीजिए मुझे खींचना हो, जैसे मान लो ये दो रेज़ आ रही हैं, ये दो रेज़ पहले यहाँ पर जाकर के पड़ेंगी। थोड़ा इस प्रकार से खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रे ये आ गई और एक रे जो आ गई वो इस तरह से आ गई। ठीक, तो ये जो दो रे आ रही हैं, इस रे में हम लोग पता चलेगा कि ये वाली जो पहली रे और ये दूसरी रे, इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत क्या होगा, तरंगाग्र, यानी कि वेव फ्रंट। तो इसके लंबवत मैंने खींच दिया ये तरंगाग्र, तो इसके लंबवत हो गया ये तरंगाग्र। तो ये तरंगाग्र क्या है, AB। इस तरंगाग्र को मैंने क्या मान लिया है, AB। और जो ये MA है और जो MB है, MA है और जो ये NB है, ये क्या है, रेज़। रेज़ हमेशा वेव फ्रंट के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती, लंबवत होती है। तो ये जो वेव फ्रंट है और जो ये रेज़ हैं ये आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत होंगी। मतलब ये वाला एंगल भी 90 होगा और यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। तो एक ये हमारा वेव फ्रंट है जो कि इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, यानी कि इंसिडेंट हो रहा है। इस अपवर्तक पृष्ठ को मैंने मान लिया है क्या, XY। इस अपवर्तक पृष्ठ को मैंने क्या मान लिया है, XY। और इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर का माध्यम क्या है, विरल।
जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है v1, और इसके नीचे का माध्यम क्या है सघन, और जिसमें प्रकाश की चाल कितनी है v2। और जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर ऊपर वाला माध्यम विरल और नीचे वाला माध्यम सघन है तो हम ये कह सकते हैं कि v1 का मान v2 से क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि प्रकाश की चाल विरल में ज़्यादा होती है और सघन में क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो अब मान लीजिए अगर ये वेव फ्रंट यहाँ पर आपतित हुआ, अब कुछ बातें मैंने पिछले टर्म में बताई थी आपको, उनको मैं यहाँ ही फॉलो करूँगा। क्या कि ये जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ है XY और जो ये हमारा वेव फ्रंट है AB, जो अपवर्तक पृष्ठ है XY और जो तरंगाग्र है यानी कि वेव फ्रंट है AB, ये दोनों कैसे हम मान के चलेंगे, बोल्ड के परपेंडिकुलर। यानी ये जो हमारा XY अपवर्तक पृष्ठ है ये इस बोल्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस तरह से है, और जो ये हमारा वेव फ्रंट है ये भी इस बोल्ड के परपेंडिकुलर है, यानी ये वेव फ्रंट इस तरह से है, ऐसे आपतित हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये परपेंडिकुलर है बोल्ड के इस तरह से, और ये तल है परपेंडिकुलर है बोल्ड के इस तरह से। ठीक, अब जैसे मान लो अगर ये वेव फ्रंट यहाँ पर AB आपतित हो रहा है, तो सबसे पहले इस वेव फ्रंट का जो ये A पॉइंट है, इस वेव फ्रंट AB का जो ये A पॉइंट है ये इस अपवर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले क्या होता है, आपतित होता है, यानी कि टच करता है। तो इस वेव फ्रंट का जो A पॉइंट है वो सबसे पहले इस अपवर्तक पृष्ठ को क्या करेगा, टच करेगा, और यहाँ पर टच करने के बाद फिर क्या होगा कि इस वेव फ्रंट के जितने भी इस वेव फ्रंट के पार्टिकल होंगे वो सब धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको टच करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले A पॉइंट टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ टच करेगा, तो धीरे धीरे क्या होंगे, सारे पॉइंट जितने भी इस वेव फ्रंट पॉइंट होंगे वो सब इस अपवर्तक पृष्ठ को टच करते हुए चले जाएंगे। और जो इसका ये B पॉइंट है ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो इसका B पॉइंट है ये इस अपवर्तक पृष्ठ को टच करता है कहाँ पर, ये जो B पॉइंट है ये इस अपवर्तक पृष्ठ को टच करता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ कहीं पर ये B पॉइंट इस अपवर्तक पृष्ठ को टच करता है। इस पॉइंट को हम मान लेंगे, मान लो कि ये पॉइंट क्या है, तुम्हारा C पॉइंट है। ठीक, तो हमने इस पॉइंट को मान लिया C पॉइंट, और ये जो इसका B पॉइंट है सबसे पहले यहाँ पर जा क्या करेगा, इसको टच करेगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस B पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, अगर मैं ये मान लूँ कि इस B पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने में T समय लगा, कितना समय लगा, T समय लगा, तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि इस B पॉइंट को यहाँ C तक पहुँचने में T समय लगा, तो इस ऊपर वाले मीडियम में चाल कितनी है प्रकाश की, v1, और ये समय कितना ले रहा है, t, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1t। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, v1t, यानी कि इसको यहाँ तक पहुँचने में v1t समय, मतलब v1t दूरी तय कर लेगा। t समय में v1 चाल से अगर ये चलेगा ऊपर वाले मीडियम में, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1t। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब क्या होगा, ये जो A पॉइंट है सबसे पहले इस सरफेस पर पड़ा है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हो गया, इंसिडेंट पॉइंट, यानी कि आपतित बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर अगर मैं क्या खींच लूँ, एक अभिलंब खींच दूँ, क्या खींच दूँ, एक अभिलंब। तो अगर मैं आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दूँ तो मुझे ये वाला एंगल क्या मिल जाएगा, एंगल I। कौन सा एंगल मिल जाएगा, I। क्यों, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा एंगल बनता है, आपतन कोण बनता है। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण हो गया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, जब ये वाली रे यहाँ पर पड़ेगी, तो अब हम लोग यूज करेंगे हाइगेंस का नियम। हाइगेंस का नियम ये कहता है कि वेव फ्रंट का जो हर पार्टिकल होता है वो एक फ्रेश सोर्स की तरह कार्य करता है, यानी कि जब ये वेव फ्रंट का ए पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा तो इससे क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि इससे क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, जो ऊपर वाले मीडियम में तो जाएंगी लेकिन साथ में वो नीचे वाले मीडियम में यानी कि सघन वाले माध्यम में भी जाएंगी। तो इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी वो ऊपर वाले मीडियम में जाएंगी और नीचे वाले मीडियम में भी क्या होंगी, जाएंगी। तो अगर मैं मान चलूँ कि यहाँ से एक सेकेंडरी वेवलेट्स निकली, अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से एक द्वितीयक तरंगिका निकली, वो अब नीचे वाले इस माध्यम में ट्रैवल कर रही है, यानी कि नीचे वाले माध्यम में चल रही है, सघन माध्यम में चल रही है। तो सघन माध्यम में हमने ये मान के चला कि जितना समय यहाँ बी पॉइंट ने सी तक पहुँचने में लिया था, कितना समय लिया था, टी समय लिया था। जितना समय ये बी पॉइंट यहाँ तक पहुँचने में ले लेगा, उतने ही समय में यहाँ से जो तरंगिका निकलेगी वो भी टी समय लेगी, और टी समय तक वो कहाँ पहुँच जाएगी, तो जरा ध्यान समझना, वो कहाँ पहुँचेगी, तो टी समय में कितनी चार्ज चलेगी वो,
अच्छा, अगर तरंगा ये सेकंड वाले माध्यम में नीचे वाले माध्यम में चल रही है तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी v2, क्योंकि इस वाले माध्यम में चाल कितनी है v2। तो अगर इस माध्यम में चाल v2 है और समय कितना ले रही है वो t समय, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, v2t डिस्टेंस कवर कर लेगी। फिर से मेरी बात सुनो, यहां से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होगी वो इस सघन माध्यम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो अगर हम दिमाग लगाएं तो इस सघन माध्यम में चाल कितनी रहेगी उसकी v2, और कितना समय वो ले रही है, जितने समय में ये बी पॉइंट यहां पहुंचा है, और ये कितने समय में यहां तक पहुंचा है, टी समय में। तो टी समय में ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहां पहुंच जाएगी, हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो चाल क्या है माध्यम में v2, नीचे वाले माध्यम में, और समय कितना ले रहा है t, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी v2t। तो हम क्या करेंगे कि यहां से v2t का एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, v2t का एक चाप लगा देंगे। ये हमने क्या खींच दिया, ये हमने v2t का एक खींच दिया चाप, यानी कि एक हेमीस्फीयर खींच दिया। अब जब हमने ये v2t का चाप खींच दिया तो अब होगा क्या कि ये हमको जब हम इसको इससे मिलाएंगे, तो यहां पर हमको मिल जाएगा क्या, ये हमको मिल जाएगी वेव फ्रंट, यानी कि ये वेव फ्रंट नहीं मिलेगा, ये हमको यहाँ से रेज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएगी, रेज मिल जाएंगी। यानी कि ये डिस्टेंस, ये हमने चाप लगाया तो ये हो गई v2t डिस्टेंस। हमने v2t डिस्टेंस को दूरी लेकर के हमने यहाँ पर एक क्या लगा दिया, चाप लगा दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी v2t। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v2t। क्या किया हमने v2 क्या है चाल और t क्या है समय। तो v2t दूरी का यहाँ पर एक हमने हेमीस्फीयर यानी कि चाप खींच दिया। जब मैंने यहाँ पर चाप खींचा, अब हम इस पॉइंट को इससे टच करता हुआ मिलाएंगे, यानी कि टेंजेंट खींचेंगे। तो अगर हम इस पॉइंट को इससे टच करता हुआ यहाँ पर मिला दे तो ये जो हमको मिलेगा, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसको मैं इस पॉइंट को यहाँ पर D मान लेता हूँ। तो ये जो हमको CD मिलेगा यही होगा हमारा क्या, वेव फ्रंट। और कौन सा वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये वाला वेव फ्रंट कौन सा था, ये वाला वेव फ्रंट क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला वेव फ्रंट है आपतित तरंगाग्र। ये वाला कौन सा तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र। और ये वाला वेव फ्रंट कौन सा है, नीचे वाला, ये वाला है अपवर्तित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र है, अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो ये जो है ये आपतित वेव फ्रंट है, यानी कि इंसिडेंस वेव फ्रंट है, और ये वाला रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। तो जो CD मिला हमको, ये हमको मिल गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट CD मिला है, इससे परपेंडिकुलर क्या चलेंगी, रेज। तो इससे परपेंडिकुलर ये क्या चलेंगी, रेज चलेंगी। तो इससे परपेंडिकुलर क्या चलेंगी, रेज चलेंगी। तो ये हो गई रेज और एक हो गई रेस आपकी ये। तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर क्या चलेंगी, इससे रेस चलेंगी। तो ये आपका हो गया क्या, डायग्राम। ठीक है, अब जरा थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं एंगल वगैरह की। देखो ये वाली किरण यहाँ पर आपतित हो रही थी, ये मैंने अभिलंब खींच दिया। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, आई एंगल। क्यों, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण आई। तो ये आपतन कोण हो गया आई। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये क्या है, वेव फ्रंट और रे कैसे होते हैं एक दूसरे के लंबवत, परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90। और अगर ये एंगल 90 उस पर ये एंगल कितना होगा, तो 90 में से आई हटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा 90 माइनस आई। और अगर ये एंगल 90 माइनस आई हुआ तो क्योंकि ये अविलंब है, इसलिए ये अविलंब जो होगा वो इस रिफ्रैक्टेड पृष्ठ पर, यानी कि जो अपवर्तक पृष्ठ है इस पर भी क्या होगा, लंबवत। क्योंकि अभिलंब जो होता है वो पृष्ठ पर लंबवत होता है। तो अगर ये वाला एंगल 90 है और इतना हम निकाल चुके हैं 90 माइनस आई, तो फिर अंदर वाला एंगल क्या बचेगा, आई। अंदर वाला एंगल क्या बचेगा, आई एंगल बचेगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। उसी प्रकार अगर आप ध्यान दो, थोड़ा मैं इसको अब क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अंदर वाला एंगल कितना आ जाएगा, आई। ये पिछली क्लास में भी ये बात हो चुकी है। ठीक, अब अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और एंगल आर को देखते हैं कि एंगल आर कहाँ बनेगा और एंगल आर कैसे बनेगा। ध्यान जरा समझना, एंगल आर कैसे बनेगा। एंगल आर की बात करें तो देखो ये क्या है, रेज है, ये वेव फ्रंट है, ये CD क्या था, वेव फ्रंट।
और इस पॉइंट को, ये जो ए है, ए से ये क्या निकल रही है, रेज, तो ये रेज निकल रही है, ये अभिलंब है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर। ध्यान समझना, ये रेज है और ये अभिलंब है, तो रेज और अभिलंब के बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया, आर। क्योंकि अब ये पूरा, ये क्या है, नॉर्मल, ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, 90, क्योंकि नॉर्मल 90 एंगल बनाता है, तो फिर अंदर वाला एंगल कितना बचेगा, अंदर वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। ध्यान समझना, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। भाई बाहर वाला इतना आर था, पूरा होता है 90, अंदर कितना बचेगा, 90 माइनस आर। अब ध्यान समझना, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये क्या है, रे, और ये क्या है, वेव फ्रंट। रे और वेव फ्रंट, क्या मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनो, एडी क्या है, रेज, और सीडी क्या है, वेव फ्रंट। रेज और वेव फ्रंट का एंगल कितना बनता है, 90, तो ये एंगल हो गया 90। अब ध्यान समझो, नीचे वाले ट्रायंगल में कौन से वाले बनेंगे, ए डी सी, नीचे वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये ए है, तो ये नीचे वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, ए डी सी में ये अंदर वाला एंगल कितना है, 90 माइनस आर, ये एंगल कितना है, 90, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो एक ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, दूसरा वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, और कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, यानी हम लोग को एंगल सी निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है, एंगल सी, और तीनों किसके बराबर होंगे, 180 के, तो 90 क्या हो जाएगा, 180 माइनस आर प्लस एंगल सी इक्वल 180, 180 से 180 क्या हो गया, कैंसिल, तो एंगल सी कितना निकल के आ जाएगा, आर। एंगल सी कितना निकल के आ जाएगा, आर, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने क्या किया कि ये वाला एंगल आर था, तो ये बचा 90 माइनस आर, और 90 माइनस आर, और ये हो गया 90, क्यों, क्योंकि ये वेव फ्रंट है और ये रेज है, तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो फिर ये कितना हो जाएगा, आर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो ये वाला एंगल हमको मिल गया कितना, आर। तो पूरी बात क्लियर हो गई ना। तो अब आपका डायग्राम क्या है, कंप्लीट है। अब हम लोग इसमें लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन, यानी कि कांस्टेंट होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब हम लोग लगा देंगे इसमें स्नेल का रूल। चलिए लगाते हैं स्नेल का रूल। किस वाले ट्रायंगल में, सबसे पहले आप लगाइए ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान समझिए। ट्रायंगल अगर हम ए बी सी की बात करें, तो ट्रायंगल अगर हम ए बी सी की बात करें और इसमें लगा दें साइन आई, साइन आई कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, ये वाला एंगल आई है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना हो जाएगा बी सी, तो लंब कितना हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, कर्ण क्या हो जाएगा इसमें, कर्ण हो जाएगा आपका ए सी, ए सी क्या हो जाएगा कर्ण, तो ए सी हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है V1T, बी सी की वैल्यू कितनी है V1T, और अपॉन में क्या हो गया ए सी। इक्वेशन नंबर क्या पड़ गई, फर्स्ट, क्या पड़ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान समझना, अब बात करते हैं नीचे वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए डी सी। अगर हम लोग बात करें नीचे वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए डी सी में, तो अगर हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं, तो ए डी सी में हम लगाएंगे क्या, साइन आर, क्या लगाएंगे साइन आर। अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में साइन आर लगाते हैं, तो साइन आर क्या होगा, देखो ये वाला एंगल आर बन रहा है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा ये एडी, एडी क्या होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एडी अपॉन क्या हो गया कर्ण हाइपोटेनियस, तो ये हो गया लंब, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा इसके लिए ए सी, क्योंकि ये वाला एंगल 90 था और 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, तो कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब रखो वैल्यू साइन आर इक्वल ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी है, ए से डी की वैल्यू कितनी है V2T, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी V2T अपॉन में ए सी, V2T अपॉन में ए सी। इक्वेशन नंबर क्या पड़ गई आपकी सेकंड। तो मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल ABC से लगा दिया साइन आई,
वैल्यू क्या आ गई V1t अपॉन AC, और नीचे वाले ट्रायंगल में लगा दिया ADC में क्या साइन R, और वैल्यू कितनी आ गई V2t अपॉन AC। अब हम सभी लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है, हम साइन I में साइन R से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, तो साइन I अपॉन साइन R इक्वल क्या हो जाएगा V1t अपॉन AC अपॉन V2t अपॉन AC। AC से AC क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे सामने फाइनली फॉर्मूला निकल के आएगा साइन I अपॉन साइन R इक्वल, अच्छा देखो t से t भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा V1 अपॉन V2, यानी V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2। अब जरा एक बात समझना, साइन I अपॉन साइन R बराबर कितना आ गया V1 अपॉन V2। अच्छा V1 V2 दोनों क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। बात समझ आ रही है, इसलिए दोनों चालें क्या है कांस्टेंट है, V1 भी कांस्टेंट है और V2 भी क्या है कांस्टेंट है। अब V1 V2 दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हम पूरा क्या लिख देंगे इसको कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होता है, स्नेल के नियम में क्या कहा था कि अनुपात, ये नियतांक किसके बराबर होता है, ये नियतांक बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक के, और किसका अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया स्नेल का नियम। स्नेल का नियम था साइन I अपॉन साइन R इक्वल कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट हो गया क्योंकि V1 और V2 दोनों क्या थे कांस्टेंट थे। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा 1 और 2 क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्नेल का फर्स्ट लॉ आपका प्रूव हो गया। अब जो सेकंड लॉ है, अब हम लोग को सेकंड लॉ प्रूव करना है, वो आप समझ लो जरा ध्यान से। पिछली वाली क्लास में भी जैसा प्रूव हुआ था सेकंड लॉ, वैसे सेम टू सेम यहाँ भी है। स्नेल का नियम का सेकंड लॉ ये कहता है कि अपवर्तन के नियम का सेकंड लॉ ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो आप लोग को पता है कि मैं पिछले वाले टर्न में परावर्तन के नियम में ये बात प्रूव कर चुका हूं कि परावर्तन के नियम में भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में थे। सेम उसी तरह आज इसको प्रूव करना है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने यहाँ पर तीन चीजें मानी है। कैसे, बोल्ड के परपेंडिकुलर। कौन कौन सी तीन चीजें हैं, जैसे ए बी क्या है आपका, मैं लिख देता हूं पूरा। ए बी क्या है, ए बी ध्यान से चित्र में देखो ध्यान से। ए बी क्या है, ए बी है आपतित तरंगाग्र। ए बी क्या है, ए बी है आपतित तरंगाग्र यानी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इसके बाद ध्यान दो कि ये सी डी क्या है, सी डी क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र। सी डी क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र। तो सी डी क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र यानी कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें एसी नहीं, एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई माना था हमने तल, तो ये जो एक्स वाई तल हमने माना था ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव सरफेस है। तो एक्स वाई क्या है आपका, अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक, तो ये जो ए बी हमारा है आपतित तरंगाग्र, सी डी है पर अपवर्तित तरंगाग्र और एक्स वाई है हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस यानी कि अपवर्तक पृष्ठ। ये तीनों मैंने क्या माने हैं कि ये तीनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है किसके, बोल्ड के। किसके परपेंडिकुलर है, बोल्ड के। परपेंडिकुलर है किसके, बोल्ड। मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर टू बोल्ड, परपेंडिकुलर टू बोल्ड, यानी ये तीनों किसके माने हैं, मैंने इस बोल्ड के परपेंडिकुलर माने हैं। सबको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए, आप सबको क्लियर दिख रहा है ना, बिल्कुल। थोड़ा यहाँ से फ्रेम कट रहा था, आप सबको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो ए बी है, जो आपतित तरंगाग्र ए बी है, जो सी डी है अपवर्तित तरंगाग्र और जो ये एक्स वाई है अपवर्तक पृष्ठ, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों बोल्ड के परपेंडिकुलर हैं। तीनों बोल्ड के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत है। अच्छा,
अब कुछ बातें और समझ लेते हैं। जैसे हम लोग ने जैसे मैंने आप लोग जानते होंगे यहाँ पर कि ये जो AB है ये क्या है, वेव फ्रंट। ये जो MA है, MA क्या है, रेज है। और रेज हमेशा वेव फ्रंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर। यानी हम कह सकते हैं कि जो MA रेज है, जो रेज है MA या NB, किसी की भी बात कर लो आप चाहो तो MA की बात कर लो या चाहो तो NB की बात कर लो। तो जो ये रेज MA है ये इस वेव फ्रंट AB के कैसी होगी, परपेंडिकुलर, लंबवत होगी। तो हम लोग ये यहाँ पर लिख देंगे कि जो आपकी MA रेज होगी, जो आपकी MA रेज होगी वो लंबवत होगा किसके, AB के। किसके, AB के। MA किसके लंबवत होगा, AB के। MA क्या है, रे है, आपतित किरण है, और AB क्या है, आपतित तरंगाग्र है। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखो ये CD क्या है, वेव फ्रंट जो कि परपेंडिकुलर है बोल्ड के, लिखा भी है। CD क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र, और कैसा है, परपेंडिकुलर टू बोल्ड। अब इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये रेज है। कौन, AD। AD क्या है, रेज, और वो रे है, और कैसी है, इस वेव फ्रंट के CD के परपेंडिकुलर। यानी मैं लिखूंगा कि जो AD है वो लंबवत है किसके, CD के। यानी कि जो AD है वो लंबवत है किसके, CD के। ठीक। और तीसरी बात कि ये जो मैंने अभिलंब खींचा है, इस अभिलंब को मैं क्या मान लेता हूं, PQ। इस अभिलंब को मैं क्या मान लेता हूं, PQ। तो जो ये अभिलंब है ये इस सतह पर, XY सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है। यानी कि मैं यहां पर लिख दूंगा कि ये जो PQ है ये लंबवत होगा किसके, XY सतह के। किसके, XY सतह के। अब आप लोग खुद समझदार हो, जिसने पिछला वीडियो देखा उसके बाद समझ में आ रही होगी कि देखो MA आपतित किरण, AD अपवर्तित किरण, और PQ आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों किसके परपेंडिकुलर है, AB के, CD के और XY के। AB के, CD के और XY के। और ये तीनों खुद किसके परपेंडिकुलर है, बोल्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान समझो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार भी दिया था कि ये जो XY तल है, ये जो XY तल है, मैं आपको समझाता हूं कि ये जो XY तल है, ये XY तल बोल्ड के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो मतलब XY तल होगा कुछ इस प्रकार, बोल्ड के लंबवत, इस तरह से बोल्ड के लंबवत। और जो ये अभिलंब है, जैसे मैं यहां समझाता हूं, लंबवत हो गया। और जो ये PQ है, जो ये PQ है अभिलंब, वो किसके लंबवत है, PQ किसके अभिलंबवत है, XY के। तो XY जो है वो बोल्ड के लंबवत है, और PQ जो है वो इस XY के लंबवत है। तो ये इसके लंबवत हो गया इसके ऊपर इस तरह से। तो जब ये इसके लंबवत हुआ तो ये वापस कहां आ गया, बोल्ड के तल में आ गया। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वेव फ्रंट AB कौन सा वेव फ्रंट है, आपतित तरंगाग्र है। तो जो ये आपतित तरंगाग्र AB है ये कैसे होगा, ये बोल्ड के लंबवत है, लिखा भी है। AB तरंगाग्र कैसे, परपेंडिकुलर टू बोल्ड, ये बोल्ड के लंबवत, यानी किस तरह से होगा, किस तरह से होगा, इस तरह से बोल्ड के लंबवत होगा। और इसके परपेंडिकुलर कौन है, रेज। तो इसके परपेंडिकुलर कौन हो गया, रेज। रेज इसके परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से। तो जब रेज इसके परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर लंबवत बन रहा है, 90 बन रहा है, और जब ये इसके लंबवत जाएंगी तो ये वापस कहां से आ जाएंगी, बोल्ड के तल में आ जाएंगी। तो आप लोग एक बात समझो कि जो हमारी रेज है MA, AD और जो हमारा क्या है अभिलंब PQ, ये तीनों किसके परपेंडिकुलर होते हैं, इनके AB के, CD के और XY के। और AB, CD, XY ये तीनों खुद किसके परपेंडिकुलर है, बोल्ड के। इसलिए ये जिसके परपेंडिकुलर हैं वो खुद बोल्ड के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये वापस कहां आ जाएंगे, बोल्ड के तल में ही आ जाएंगे, यानी बोल्ड के सरफेस में ही आ जाएंगे। इसलिए हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि ये तीनों कौन कौन, MA यानी कि आपतित किरण, AD यानी कि अपवर्तित किरण, और अभिलंब यानी कि PQ, ये तीनों कहां होंगे, एक ही तल में होंगे। कहां होंगे, एक ही तल में होंगे। और यही बच्चों अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो यही आपके अपवर्तन का सेकंड नियम है जो कि प्रूव हो गया है कि ये तीनों किस में होंगे, एक ही तल में होंगे। किस में होंगे, एक ही तल में होंगे।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया है रिफ्रैक्शन। हाइगेंस लॉ से क्या प्रूव हो गया है, रिफ्रैक्शन। शुरुआत थोड़ा फ्रेम यहाँ पर कट रहा था, लेकिन मैंने उसको अब सही कर दिया है। सभी लोग ध्यान से इसको समझ लेंगे, अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस टॉपिक को। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछा जाता है आप लोग से। आप लोग सभी लोग उसको वीडियो को 1 से 2 बार करके देखेंगे, आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सभी लोग को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और एक शेयर जरूर करें। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।